अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग नेटफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। सो भाई, आज की पॉडकास्ट बड़ी स्पेशल है और आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि मैंने आप लोगों से कहा भी था कि भाई हमारी पॉडकास्ट के अंदर वो इंसान जिसने एनईडी के अंदर राउंड 1 के अंदर एक मेरेकल किया एंड द मेरेकल वाज डेट के फर्स्ट टाइम राउंड 1 के अंदर 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना डायरेक्टली राउंड 1 के अंदर, और उनका नाम था रमीज़ कामरान। सो रमीज़ कामरान को मैंने इनवाइट करा है अपने साथ आज की पॉडकास्ट के अंदर एंड वन ऑफ द वंडरफुल किड जिसको मैंने मिला, जिसको मैंने पढ़ाया एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज फ्रॉम आवर बैच नंबर 1 और जिन्होंने 95 प्लस स्कोर किया। 96 उनके नंबर्स थे और ये मेरेकल इसलिए है क्योंकि आपको बात समझनी पड़ेगी कि एनईडी का जो टेस्ट होता है यूजुअली बच्चा राउंड 1 में बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। वो यूजुअली कहता है कि भाई राउंड 1 के अंदर के हम अपने इंटर में लगे हुए हैं, हम अपने ए लेवल्स के अंदर लगे हुए हैं। आजकल कैम्ब्रिज बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, इफ़ यू गाइस नोज, आजकल फेडरल के एग्जाम्स चल रहे हैं और इंटर के एग्ज़ाम जस्ट राउंड द कॉर्नर हैं। अराउंड 3 to 2 वीक्स के बाद इंटर के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। उसके अंदर राउंड 1 जो कि अनएक्सपेक्टेडली इस दफ़ा मई के अंदर हो गया, ऑल्दो हमेशा से हर साल जुलाई के अंदर होता था, जून के एंड के अंदर होता था। इस दफ़ा एनईडी ने एक डिसीजन लिया, अचानक से लिया कि भाई हम मई के अंदर अपनी पर्टिकुलरली टेस्ट को कंडक्ट कर रहे होंगे। उस हिसाब से, उस स्ट्रगल के हिसाब से कि वो जो पीरियड था, उस पीरियड के अंदर बच्चे ने 95 प्लस मार्क्स स्कोर करे। डेट वॉज अ ह्यूज टास्क, डेट वॉज अ ह्यूज चैलेंज और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी अल्लाह मियाँ ने उनको भी दी और एज अ टीचर हमारे लिए बड़े फ़ख्र का मुकाम है कि हमारे साथ वो बच्चा मौजूद है। तो आज की इस पॉडकास्ट में उनसे समझेंगे उन्होंने क्या स्पेशल किया था, किस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी थी, क्या आपके सवालात जो मैंने आप लोगों से लिए थे उन तमाम सवालों का जवाब हम रमीज़ कामरान से ले रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम रमीज़ कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी पढ़ाई की, क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर की अपनी शुरू की थी प्रिपरेशन तो मैं सर बिलाल के लेक्चर्स देखे थे, तो मुझे एक एक्सपीरियंस था कि सर बिलाल और स्पेशली आप कैसा पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई विल कंटिन्यू विथ यू गाइस एक्सेप्ट रेदर देन गोइंग टू कोचिंग, क्योंकि कोचिंग में जाते हैं तो जैसा आप कहते भी हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और फिर एनर्जी भी लगती है। और आई पर्सनली बिलीव कि सेल्फ स्टडी इज़ एवरीथिंग। अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे तो आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज हों और सब कुछ बेस्ट हो, बेस्ट टीचर्स हों, लेकिन तब भी आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हम इस चीज़ के ऊपर रमीज़ बाद में आएंगे कि भाई कोचिंग के ख़िलाफ़ मैं क्यों इतना बोलता हूँ, क्या रीज़न है कि भाई टाइम क्यों वहाँ पे ज़्यादा लगता है, क्यों आपकी कॉस्ट ज़्यादा वहाँ पे लगती है। आई हैव टॉट अ वेरी नंबर ऑफ़ ईयर्स और सर बिलाल ने तो किताबें लिखी हैं फिज़िक्स की डिफरेंट इदारों के लिए, बट हम खैर उसके ऊपर बाद में आएंगे कि भाई क्या रीज़न है। सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं कि भाई क्या नाम है, कौन से कॉलेज के अंदर हैं, स्कूलिंग कहाँ से करी आपने और मैट्रिक की क्या परसेंटेज थी, क्या आपका इंटर के अंदर किस कॉलेज के अंदर हैं। माय नेम इज़ रमीज़ कामरान और मैंने अपना मेट्रिकुलेशन जेनिंग्स प्राइवेट स्कूल से किया था। आई गॉट अराउंड 88% इन मैट्रिक। देन फर्स्ट ईयर मैंने गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज में हूँ, मैं अभी करंटली वहीं पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरी परसेंटेज थी अराउंड 84 एंड नाउ आई हैव चूजन यू गाइस टू स्टडी फॉर ई-कैट और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वेरी गुड, माशाल्लाह। दिल्ली कॉलेज इज़ वन ऑफ दी 4th बेस्ट कॉलेज है हियर इन कराची। आदमजीद एंड डीजे एंड ऑब्वियसली दिल्ली कॉलेज, एंड दिल्ली कॉलेज के 3 से 4 प्रोफेसर जो मुझे ज़्यादा पसंद हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन दिल्ली कॉलेज जमशेद अजीज़, जिनको मैं ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद करता हूँ और उनके साथ बिलाल ने खैर पढ़ाया, मैंने तो पढ़ाने का इत्तफाक नहीं हो सका, बट जमशेद अजीज़ वन ऑफ द रियली नाइस गाय। अच्छा, सो इसके अलावा आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पर्टिकुलरली किस तरीके से मेहनत करी थी, 84% लेकर आए। बाय द वे 84% ऑल्सो शोज़ वन थिंग कि यार देखो, लोग समझते हैं कि जो है ना, अगर आपकी इंटर के अंदर कोई 90% होगी या 88% होगी तभी सिर्फ शायद आपका एनईडी के अंदर हाईएस्ट स्कोर होगा। ये एक बहुत बड़ा टैबू बना हुआ है, या फिर एक टैबू ये भी बना हुआ है कि यार अगर किसी महंगे कोचिंग सेंटर जाओगे तभी आप शायद कामयाबी हासिल कर सकते हो। बिलीव मी, मेरी लास्ट 5 ईयर्स की 10 ईयर्स की स्ट्रगल सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर है कि मैं बच्चों को समझा सकूँ कि भाई आप किसी कोचिंग सेंटर जाके नहीं पढ़ सकते, आपको एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना खुद से ही है, पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर मुझे लिटरली बड़ी खुशी हुई थी जब मैंने आपसे भी आपकी परसेंटेज पूछी थी एंड यू टोल्ड मी कि सर मेरी परसेंटेज 84 है, एंड दिस थिंग रियली इंस्पायर्ड मी कि यार एक बच्चा जिसने 84% ली है, मान लिया 86 नहीं ली, मान लिया 88 नहीं ली, चलो हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं कराची बोर्ड के अंदर इस दफ़ा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एक बात की कहानी है, मगर स्टिल ये चीज़ एक बहुत बड़ा है कि यार एक ऐसा बच्चा जिसने 84 ली है तो वो क्लियरली शोज़ करता है कि यार मतलब अगर वो एनईडी के अंदर हाईएस्ट मार्क्स लेकर आ रहा है, 88 वाले को पीछे छोड़ रहा है, 89 वाले को पीछे छोड़ रहा है, इट सिंपली मीन्स कि आप कुछ भी अगर आप मेहनत करो तो आप अचीव कर सकते हो। इसके ऊपर क्या बोलेंगे?
देखिए, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो एक रियलिटी चेक मुझे मिला कि आई वॉज़ वेरी शॉक्ड कि जब मुझे पता चला कि मैट्रिक का रिजल्ट काउंट होगा नहीं और 9 की बेसिस पे, क्योंकि आई न्यू कि सबकी इतनी हाई परसेंटेज सबने उठा ली थी एंड आई वाज वन ऑफ दो जिसकी 90 आई हुई थी 9th में। तो आई न्यू कि आई एम गोइंग टू दिल्ली। मेरा जब मैं 10th में आया था आई हैड दिस गोल कि मुझे आदम जी जाना है, डीजे जाना है दूसरे बच्चों की तरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ नहीं जा सका। नेवरदलेस मैं बहुत ज़्यादा फिर डिसहार्ट नहीं हुआ, इस चीज़ को मैंने ज़्यादा जहन पे नहीं चढ़ाया। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अब मुझे फर्स्ट ईयर में अपना दी बेस्ट देना कि इनकेस अगर सेकेंड ईयर में भी ऐसा। और मुझे याद है कि एनईडी ने उस साल ही अनाउंस किया था कि इस दफ़ा जो सेकेंड ईयर की बेसिस पर फर्स्ट ईयर की बेसिस पे हम लोग जो हैं वो आपका एग्रीगेट स्कोर करेंगे। तो फिर आई डिसाइडेड कि अब मेरे पास फर्स्ट ईयर है, मुझे उसमें जान मारनी है, फिर अगले साल मैं ईकेट को दूंगा अपना। वैसे बाय द वे वो जो मैट्रिक का ज़माना, जो आप ज़माना बात कर रहे हो, कोविड का ज़माना था जिसके अंदर हर बच्चे के पास ही मतलब उन्होंने अजीब मजाक किया था एजुकेशन के साथ ही। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी कभी अफसोस होता है, उन्होंने 90+ % बहुत बांटी थी और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब बच्चा मैट्रिक में 90% लेकर आ जाता है, बाद में बैठ के फिर इंटर वालों को अजीब बातें करता है कि भाई हमारे पास, हमारी तो बच्चे की 60% आ गई। मेरे पास लिटरली ऐसे पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि वो मुझसे कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे की 90% थी मैट्रिक के अंदर और इंटर में 55 आई है, तो ये तो ज़्यादती है। भाई ज़्यादती नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि मैट्रिक सिस्टम और इंटरमीडिएट सिस्टम में बहुत बड़ा एक गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप मैट्रिक सिस्टम पबजी खेलते हुए, आप मैट्रिक सिस्टम फजूल काम करते हुए बहुत आराम से आप 80+ मार्क्स ले सकते हो, बट इंटर इज समथिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, जहाँ पे आपको 2 से 3 चीज़ों के ऊपर बड़ी वर्किंग करनी है, चाहे वो पास पेपर्स हो, चाहे वो आपको सिंपल तरीके से कॉलेजेस के पेपर्स हों, सारे के सारे। मैं बच्चों से एक बात बेतहाशा कहता हूँ, शायद आपने भी कभी ना कभी सुनी होगी कि खुदारा ज़िंदगी में आपकी तो भी किताबें भी चेंज हो गई, तो पास पेपर्स तो ऑब्वियसली आप लोगों के इररिलेवेंट हो गए हैं, मगर लाजमी तौर पे कॉलेजेस के पेपर्स करो, जितने गवर्नमेंट के टॉप कॉलेजेस। आई वाज आल्सो अ टॉपर एट माय टाइम सिंस आई एम अ प्राउड डिजेरियन। आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय द दयारान जेतमाल साहब, जिन्होंने डीजे साइंस कॉलेज की बुनियाद रखी थी 1867 के अंदर। सो मैं ओपनली एक बात कहता हूँ कि भाई जितने आपके पास बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर आपके पास आदम जी भी है, डीजे साइंस भी है, दिल्ली है, मलीर कैंट है, पीआईबी है, आपके पास सेंट लॉरेंस है, खातून पाकिस्तान है, खुदारा इन कॉलेजेस के पेपर्स को करो। उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है कि भाई इन कॉलेजेस के अंदर जो प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, जो भी काबिल एहतराम प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं प्रोफेसर्स की एक टीम होती है जो कि आपका बोर्ड का पेपर डिज़ाइन कर रही होती है। तो मैं तो हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आपने, अगर आप वाकई समझते हो कि आपकी 80+ % आनी चाहिए, कुछ करो ना करो, कराची के जो 18 के करीब टॉप के कॉलेजेस हैं उनके पेपर्स कर लो। मैं तो बच्चों को लोकेशन बताता हूँ कि भाई मैंने अपने ज़माने में कहाँ से लिए थे। डीजे साइंस कॉलेज के अंदर एक कैंटीन है, वो एक बहुत बूढ़े से अंकल हैं, वो एक चलाते हैं, रन करते हैं, आप काइंडली उनके पास जाएं, उनके पास से आपको मेजॉरिटी कॉलेजेस के पेपर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज गुलशन के अंदर आपको पीसी के बराबर के अंदर कुछ शॉप्स हैं, वहाँ से भी आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के पेपर्स ईजिली मिल जाते हैं, बच्चे ला के देते हैं। अदरवाइज यार अब व्हाट्सएप का ज़माना इतना बड़ा है कि मैंने एक ज़माने में बड़ा काम किया था, तो खैर मैं चीज़ों के अंदर इतना बिजी हो गया हूँ कि मैं काम नहीं करता। अदरवाइज आपको गूगल ड्राइव्स पूरी मिल जाती हैं जहाँ पे सारे के सारे ये पेपर्स होते हैं। सो भाई जो भी बच्चा ये बात मेरी सुन रहा है उसके लिए सिंपल सी मैं एक बात कहूँगा कि भाई ये वाली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप खुदारा कॉलेजेस के पेपर्स को लाजमी सॉल्व करें। वो बच्चे जो मुझसे कहते हैं कि सर कोई हमें गाइडेंस दें या सर हमें कोई आप 80+ % जाने की टिप्स दें, सबसे पहली और बुनियादी टिप यही है कि आप 80+ % अगर लेकर आना चाहते हो, आप अपना कोर्स का सिलेबस जो कवर कर रहे हो वो तो करो, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2 हैं। एक तो कॉलेजेस के पेपर सॉल्व करो, दूसरे नंबर के ऊपर जहाँ से मैं अपनी बात का आगाज़ अभी आपसे करूँगा वो ये है MCQs। आप जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर होते हैं तो बच्चा एक मेजरली गलती करता है, वो होता है इंटर के MCQs। कितने MCQs गलत हुए थे नमीस फर्स्ट ईयर के पेपर्स के अंदर, डिफरेंट पेपर्स के अंदर जो पेपर का MCQ जब आ जाते हैं तो आपने देखे होंगे वो MCQs में कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी, आंसर से पता चल जाते हैं कितने गलत हुए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो मेरे फिज़िक्स में गलत हुए थे। द रीज़न फॉर दैट वॉज कि मैं फ़िज़िक्स को जो है ना वो उस लेवल पे पढ़ रहा था जाके, जो कि बोर्ड्स के लिए आई थिंक वो ज़रूरत नहीं थी उसकी। अब फिज़िक्स जो होती है वो ज़रूर कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहा था। लगता है फिजिक्स वाला को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। नहीं, फॉलो तो मैं सर बिलाल को ही कर रहा था, लेकिन मैं थोड़े उनके उस टाइम पर भी थोड़े से मैंने लेक्चर्स देखे थे उनके ईकेट के। सही। तो लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी MCQs वगैरह और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप अपने सिलेबस के रेलिवेंट पढ़ें। अब MCQs जो हैं फिज़िक्स के वो यही है, हम लोगों का एक बना हुआ है ना कॉन्सेप्ट के, जैसे हम लोग 9-10 में रट्टा लगा लेते हैं, अब हम लोग को लगता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी पूरा रट्टा लगा के निकल जाएगी, तो हम लोग MCQs भी वैसे ही फिर करते हैं। इसके ऊपर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, मेजॉरिटी जो बच्चा ये गलती करता है ना वो MCQs को टाइम देता ही नहीं है। हमारे जो बच्चों का एक डायलेमिया बना हुआ है, एक टैबू बना हुआ है, वो ये होता है कि पेपर जिस दिन है उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बैठ के MCQs की तैयारी करते हैं। ये बात मैं अपने ऊपर रख के बता दूँ कि भाई जब मैं आपके एज के ऊपर था या मैं आज जब बच्चों को पढ़ाते हुए इतने सालों के अंदर मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ कि बच्चा
पेपर से 2 दिन पहले, सर वो एमसीक्यूज़ की तैयारी तो लास्ट में ही होती है, सर वो इंटर के पेपर्स हैं हमारे, हम तो उससे 1 आध दिन पहले एमसीक्यूज़ कवर कर लेंगे सारे पास्ट पेपर्स के कॉलेजेस के। आप कभी भी नहीं कवर कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग, एमसीक्यूज़ वो पार्ट होता है जो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स को गवाता है। कैसे? लेट मी गिव यू रियलिटी चेक। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटर का फर्स्ट ईयर का जो आपका टोटल मार्क्स हैं 550 मार्क्स हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास जो 1% आपकी काउंट हो रही है 5 नंबर पे काउंट हो रही है, 5.5 के ऊपर तकरीबन 5 अप्रॉक्सीमेटली कर लो। अगर नॉर्मली जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है वो भी अगर हर पेपर के अंदर 4 एमसीक्यूज़ कटवा के आ रहा है या 5 एमसीक्यूज़ कटवा के आ रहा है, ये अच्छे बच्चे की बात बता रहा हूँ, अच्छा बच्चा 20 में से 4 या 5 गलत करवा के समझता है, कोई मसले की बात ही नहीं है। ये आपके एक पूरी परसेंटेज आपने गिरा दी। अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि यार अप्रॉक्सीमेटली आपने अपने 5 पेपर्स के अंदर, 6 पेपर्स के अंदर आपने तकरीबन 20 या 25 एमसीक्यूज़ गलत कर दिए फॉर एग्जाम्पल, और ये बहुत नॉर्मल बात है, तो आपकी 6% गिर गई। एक वो बच्चा जो भी 80 पे स्टैंड कर रहा है, अगर वो सिर्फ एमसीक्यूज़ की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेता, उसकी 80 की बजाय 86 हो जाती। जो 84 पे स्टैंड कर रहा है उसकी आराम से आपके पास 90 के करीब होती। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है खुदारा एमसीक्यूज़ के हवाले से और एप्टीट्यूड के हवाले से इस बात को समझें। सेकेंडली, आप जो भी एमसीक्यूज़ पे टाइम देते हैं वो एमसीक्यूज़ का टाइम आपको बाद में बहुत ज़्यादा पे बैक करता है। मैं यही चीज़ आपसे भी पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकेंड ईयर के अंदर एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए क्या आपको एप्टीट्यूड के लिए उसके अंदर हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ था? यानी कि एमसीक्यूज़ की जब आप तैयारी करते हो, क्या वो चीज़ एप्टीट्यूड के अंदर आपके पास आती है, नहीं आती? अगर आती है तो क्या वो चीज़ हेल्पफुल रहती है, नहीं रहती? देखिए, अगर आप, मैं बिलीव करता हूँ, अगर आप ईकेट को सही से पढ़ लेंगे तो आपके लिए बोर्ड्स बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स में जो है ज़्यादातर आपके थ्योरी रिलेटेड ही एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज वगैरह आ रहे होते हैं। और अगर कुछ आते भी हैं तो क्योंकि आपने इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस की भी होती है कि आई बिलीव कि आप वो भी आपसे हो जाएंगे फिर। एग्जैक्टली, डेट्स द पॉइंट जो मैं इस बच्चे के मुंह से कहलवाना चाह रहा था कि मेजॉरिटी बच्चा ये गलती ये करता है कि बोर्ड्स के ऊपर मेन फोकस करके बैठा हुआ होता है सेकंड ईयर के अंदर। हालांकि सेकंड ईयर आपका वो टाइम है कि जब आपने एप्टीट्यूड को ज़्यादा टाइम देना है, बोर्ड्स को आपने साथ साथ लेके चलना है। क्यों? क्योंकि देखें, आपकी जो भी अब यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके इंटर के ऊपर बिलीव ही नहीं करती। उनको पता है इंटर का सिस्टम क्या चल रहा है, उनको पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैदराबाद बोर्ड की आज भी परसेंटेज मेरे ख्याल में पिछले 1 हफ्ते के बाद आई है, यानी कि 1 साल के बाद भी बेचारों का रिजल्ट नहीं आया। अब जो बच्चा हैदराबाद बोर्ड में बैठा है उसका क्या कसूर है? उस बेचारे का क्या गुना है कि अगर उसको कहीं किसी अच्छी ढंग की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करना है, वो किस बेसिस पे अप्लाई करेगा? वो कैसे किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है? ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे जो इदारे हैं उनको कोई इस बात का अफसोस से कहना पड़ेगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलने की कोशिश कर रहा, बट द पॉइंट इज डेट कि भाई 1-1 साल के अंदर रिजल्ट नहीं आता, और जो रिजल्ट आता है उसके अंदर 33% बच्चा पास हो रहा है, 35% पास हो रहा है। खैर वो एक अलग बहस है, हो सकता है उसमें मेजॉरिटी बच्चों की भी गलती हो कि बच्चे मैट्रिक के मुकाबले में इंटर पे फोकस नहीं कर रहे होते। वो समझते हैं कि मैट्रिक की मेहनत के ऊपर इंटर की मेहनत भी निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। इंटर में आपको, अगर आप मैट्रिक में 4 घंटे पढ़ते थे तो इंटर में आपको एटलीस्ट 14 घंटे पढ़ना है। डेट्स अ वेरी बेसिक थिंग। मगर सेकंड नंबर के ऊपर खुदारा इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि भाई बोर्ड्स के साथ साथ एप्टीट्यूड सेकंड ईयर में बेतहाशा नेसेसरी है, जो कि रमीज़ ने भी बताया। अच्छा, एक चीज़ जो मैं रमीज़ से पूछना चाहूँगा कि अपनी काइंडली रूटीन को शेयर करें। आपकी डेली रूटीन क्या थी? आपने क्या शेड्यूल बनाया हुआ था? ये एक सवाल जब मैंने बच्चों से कहा कि मुझे रमीज़ कामरान से पॉडकास्ट करनी है, मैंने मेरे जितने ग्रुप से मैंने उसके ऊपर ये बात चलाई। मैंने यूट्यूब के ऊपर एक सेशन किया कि भाई मुझे बताइए मैं रमीज़ कामरान से ऐसा क्या क्वेश्चन पूछूं, और मुझे बेतहाशा बच्चों ने एक ही सवाल कहा कि सर आप रमीज़ कामरान से पूछिएगा कि उनकी डेली रूटीन क्या थी, किस तरीके से वो अपने बोर्ड्स को और अपने ईकेट को मैनेज करके चल रहे थे, वो क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताते चलूँ कि सेकेंड ईयर में मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, और इस तरह से मेरा मामूल था कि वीक में 3 दिन मेरे कोचिंग के दिन होते थे, बाकी के 4 डेज़ मेरे पास पूरे होते थे। अब वो जो 3 दिन थे उसमें मैं इस तरह प्रिपेयर करता था कि आई यूज़ टू पिक दोज टॉपिक्स जो कि मेरे कोचिंग में भी चल रहे हैं, ताकि मैं ई कैट और कोचिंग में दोनों पढ़ूँ तो वो ज़्यादा रिफाइन हो जाएंगे। मैं इस तरह से उसको लेकर दैट्स अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी। वैसे से फिर बाकी के जो मेरे पास 4 डेज़ होते ना, इसमें मैं फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करता था। मैं सेकंड ईयर को सिर्फ उन 3 दिन पढ़ रहा होता था शुरू में, बाकी मैं फर्स्ट ईयर। लेकिन जब टाइम जैसे गुजरता गया, फरवरी मार्च में जब मैं एंटर किया, तो फिर मैंने जो है वो फर्स्ट ईयर को रोका और मैं फिर सेकंड ईयर कर रहा था, क्योंकि मेरे बोर्ड्स भी करीब आ रहे थे और फिर अगेन फिर कोचिंग के एग्जाम्स वगैरह भी शुरू होने वाले थे। बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि डेली क्लासेस को आप मैनेज कैसे करते थे। एक क्वेश्चन ये कि भाई सर आप जो अगर मेरे बैच में थे तो ईकेट की मेरी क्लासेस, वैसे बाय द वे जो बच्चे मुझसे स्टार्टिंग बैचेस के अंदर होते हैं, दे नो दिस थिंग कि हम हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्लासेस ले रहे होते हैं, जिस तरह नॉर्मल इदारों के अंदर होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चा अपने सेकंड ईयर पे भी फोकस कर रहा होता है और अपने एप्टीट्यूड पे भी फोकस कर पा रहा होता है, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। अक्सर बच्चे आज मेरे पास आ रहे होते हैं कि सर वो अभी एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। आपने अपना मेजर चंक ऑफ टाइम जो था वो गवा दिया। अब जो आपके पास टाइम है उसमें स्ट्रेटेजी आपकी डिफरेंट होगी कि आपको अब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग के ऊपर वर्किंग करनी
करनी है। अदरवाइज जो बच्चा अक्टूबर से या नवंबर से स्टार्ट करता है एप्टीट्यूड की तैयारी करना, स्पेशली वो तमाम बच्चे भी फर्स्ट ईयर में बैठे हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा। और अभी रमीज़ भी इसका जवाब देंगे कि उन्होंने किस तरीके से किया था। बट मैं एक चीज़ बच्चे को कहता हूँ कि बेटा जैसे ही सेकंड ईयर के अंदर आओ, सेकंड ईयर का आपका अगर कोचिंग के अंदर कहीं भी आप सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हो, आपका जब 1 से 2 चैप्टर्स कवर हो जाएं, डेट्स मीन कि आप रोड के ऊपर आ चुके हो। अब जब रोड पे आ चुके हो तो आपने रोड पे भागना स्टार्ट कर देना है। अगर बहुत सारा बच्चा मेरे पास अभी आता है कि वो एक असल में सिंध के अंदर क्या होता है, इंटीरियर साइड के ऊपर, इंटीरियर पंजाब के अंदर एक नई चीज़ आजकल निकाल दी है लोगों ने, हाफ एंट्री क्लासेस। मतलब मुझसे आगे बच्चा कहता है सर वो आपका क्या जा रहा है, आप तो पैसे ले लें हमसे और हमें जो है ना आधी तैयारी करवा दें एप्टीट्यूड की। मैं उसको बोलता हूँ बेटा ये गलत काम कर रहे हो, बात पैसों की नहीं है, बात यहाँ पे ये कि आप अपने साथ ज्यादती करोगे फर्स्ट ईयर के अंदर भी सेकंड ईयर के अंदर भी। जब आप सेकंड ईयर के अंदर आ जाओ तब आपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और वो भी तब जब एक आध चैप्टर हो जाए। आप कोशिश क्या करो सितंबर से स्टार्ट करो। वो तमाम बच्चे जो भी फर्स्ट ईयर में बैठेंगे उनके लिए स्पेशल एक हिदायत है कि भाई आप सितंबर से अगर स्टार्ट करोगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपके 1 से 2 टॉपिक्स एटलीस्ट कवर हो गए होंगे। उनसे जब आपने 1 से 2 टॉपिक्स पढ़ लिए, दैट्स मीन कि आपको बेसिक सिलेबस का आइडिया हो गया है। अब आप अपने उसके ऊपर राय भी कायम कर सकते हो, अब आप उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट भी कर रहे होगे। तो मैं रमीज से भी पूछना चाहूंगा कि उन्होंने डेली क्लासेस को कैसे मैनेज अप करा, क्या शेड्यूल उन्होंने फॉलो किया था। अगर मैं डिटेल में अपने शेड्यूल को एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह से था कि जैसे मेरे 3 दिन जिसमें मुझे कोचिंग जाना था, तो अराउंड मैं फजर से 10-15 मिनट पहले उठता था, फिर फजर की प्रेयर पढ़ी, उसके बाद मैं 7 o'clock से पढ़ाई शुरू करता था 7 till 1। जो फजर में उठने वाली बात है, लेट मी क्लैरिफाई दिस कि जिसका को एकेडमिक लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, वी हैव टू ऑफर आवर फजर। तो हम लोग जिस भी स्टेज पर हो लाइफ में, इट इज़ कंपलसरी ऑन अस कि हम लोग सुबह उठें, फजर की नमाज ऑफर करें। मैं 7 o'clock से शुरू करता था पढ़ाई, 7 till 1 मेरा एक स्लॉट होता था। अब जैसे मेरा कोचिंग जो है वो अराउंड 3 PM till 9 PM होता था, और आके आपको पता है एनर्जी बची होती नहीं है कुछ कंटिन्यू करने की। तो मैं जो भी पढ़ता था उन 3 दिन में सेकेंड ईयर का वो इसी स्लॉट में पढ़ता था फ्रॉम 7 till 1। अब मेरा ये था कि मैं केमिस्ट्री में पर्सनली बहुत वीक था शुरू से, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर मैं सिर्फ फिज़िक्स पढ़ता रहा, मैथ्स पढ़ता रहा, तो मेरे मार्क्स नहीं आने वाले। इवन दो अगर मैं उसमें पूरे भी स्कोर कर लूँगा, लेकिन केमिस्ट्री में मेरे ड्रॉप हो जाएंगे मार्क्स। तो मैंने केमिस्ट्री को ही सुबह का टाइम रखा हुआ था कि मैं केमिस्ट्री सुबह के टाइम पढ़ूँगा। और फिर बाकी के जो 4 दिन थे उसमें मेरा ये रूटीन रहा था कि आई यूज़ टू वेक अप अगेन 7 से मैं पढ़ाई शुरू करता था, 7 o'clock से 1 PM तक मैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ता था। अब ये भी होता है जैसे आप पढ़ते चले आते हैं तो अब एक लिमिट होती है, आप उससे नहीं एक्सटेंड कर सकते। तो मैंने क्या किया कि फिर मैं फ़ौरन सब्जेक्ट स्विच कर लेता था। ऐसे में मैं ये नहीं करता था कि छोड़ दिया अभी कल से पढ़ेंगे। फिर मेरा दूसरा स्लॉट होता था फ्रॉम 2 till 5 PM, इसमें मैं फ़िज़िक्स पढ़ता था। अच्छा, फ़िज़िक्स में मैं एक चीज़ बताते चलूँ कि आई पर्सनली बिलीव कि फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स ज़्यादातर लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपको नोबेल प्राइज़ नहीं जीतना, आपको जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो बेहतर यह कि रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं भी एक टाइम चला गया था उसमें कि मैं बहुत इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा था। और नीट के एग्जाम्स, वो सब इर्रेलेवेंट चीज़ें आप अपने सिलेबस की डोमेन में रह के सॉल्व करें, बस वो इनफ होगा। बस जो टीचर जिस तरह के सवाल सॉल्व करा रहे हैं, आप अपने जो टारगेट यूनिवर्सिटी है ना उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें, ना उससे नीचे के, जैसे वहाँ पे आते हैं आप उसी डिफ़िकल्टी के क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर जो मेरा थर्ड स्लॉट था वो मैथ्स में पढ़ता था रात को मैथ्स इसलिए रखी हुई थी क्योंकि मैं केमिस्ट्री फिज़िक्स अगर रात को पढ़ता है नींद आ जाती थी मुझे। अब मैथ्स में होता है कॉन्स्टेंटली लिख रहे होते हैं तो फिर उसमें आपको नींद नहीं आती। और अराउंड फिर 11 तक मैक्सिमम मैं सो जाता था क्योंकि अगले दिन सुबह उठना होता था मुझे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्होंने जो शेड्यूल डिज़ाइन करा वो शेड्यूल वो है जो मैं पिछले 6 सालों से बच्चों को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाखुदा ये वो शेड्यूल है जो मैं अपने ज़माने में फॉलो अप करवाता था। तो मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि भाई जो न्यूमेरिकल बेस्ड राइटिंग होती है, जो मैथ्स होती है, वो आप जब आपको नींद आ रही है आप उस वक्त भी कर सकते हो। बिल्कुल इन्होंने सही एक बात करी कि यार मैथ्स जो है ना आपको कॉन्स्टेंटली राइटिंग का काम है, उसमें आपकी नींद इतनी ऐसे जाने के चांस नहीं होते। इनफैक्ट अगर आप कोई चीज़ सुन भी रहे हो ना, आपकी चॉइस है। मतलब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वो मुझसे मैथ्स सॉल्व नहीं होती अगर मैं नात ना सुनूँ या कुछ भी ना सुनूँ मैं, तो आपकी चॉइस है वो। बट मेरे नज़दीक तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज आपके आंसर ही गलत आएंगे भाई, अगर आपकी अटेंशन कहीं और होगी। मगर अक्सर लोगों का ख्याल होता है। तो मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि भाई आप जब अगर आपको नींद भी आ रही है ना, उस वक्त भी अगर आप सोने के बजाय बैठ के मैथ्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कोई मसले की बात नहीं, कोई कबाहत नहीं है। सुबह का टाइम हमेशा थ्योरेटिकल लर्निंग का होता है। देन आप एक छोटी सी नैप ले लें, एक छोटी सा गैप ले लें। कैलुला हमारे मजहब के अंदर ही बड़ी अच्छी चीज़ है और ये साइंटिफिक प्रूव है कि भाई आप खाना दोपहर का खाएं, उसके बाद छोटी सी नैप ले लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, सुबह जो आप उठे थे उसके बाद जो थकन आपको हुई थी वो ख़त्म हो गई आपकी। अब आप दोबारा से फ्रेश हो, अब आप दोबारा से फिजिक्स को या केमिस्ट्री की थ्योरेटिकल लर्निंग के ऊपर जा सकते हो। ऑर्गेनिक की इक्वेशंस तो आपको फिर भी याद हो जाती थी, आपको फिर भी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो जाती थी। और इनऑर्गेनिक की जो इक्वेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन मांगती हैं, वो बहुत ज़्यादा लर्निंग मांगती हैं आपसे। और रट्टा कभी भी लगता नहीं है
किसी भी फॉर्मूले का मैं हमेशा बच्चे को बताता हूँ। तो आप इक्वेशंस को याद ही कैसे करते थे कि भाई इक्वेशंस को याद करने की स्ट्रेटेजी होती है, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, 10 दफ़ा देख के लिखते हो, 2 दफ़ा बगैर देख के लिखते हो। मैं यही स्ट्रेटेजी फॉर्मूलाज के लिए बच्चों को कहता हूँ। मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम से 2 दिन पहले कि सर वो फॉर्मूला शीट अपनी शेयर कर दें। अरे बेटा मेरी फॉर्मूला शीट मैंने जो बनाई है, इस पर मैंने मेहनत करी, उस पर आपका क्या काम होगा? आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। फॉर्मूला शीट हमेशा खुद से बनाई जाती है और आप उन फॉर्मूला शीट को बनाते कैसे हो? जिस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हुए होते हैं आपने उनको कवर करना होता है, उसके अंदर जितने फॉर्मूलाज आए होते हैं उनको एक पेपर पर उतार दो, उनको पेपर पर उतार दो और बार बार देख देख के लिखो। 4 से 5 दफ़ा जब उसको देख के लिखोगे ना, फिर 2 दफ़ा कोशिश करो बगैर देख के लिखने की। कहीं पे फंसते हो, कोशिश करो कि उसको दोबारा रिपीटेटिव क्वांटिटी के अंदर दोबारा लिखो बैठ के, इससे वो चीज़ आपको परमानेंटली याद हो जाएगी। तो ये वाली स्ट्रेटेजी, इनकी जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है और ये प्रूवन स्ट्रेटेजी है। आप किसी भी ढंग के बंदे से पूछोगे, आप किसी भी पोजीशन होल्डर से पूछोगे, बिलीव मी वो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता होगा। कोई पोजीशन होल्डर आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं तो पूरी रात जाग के बैठ के पढ़ता था, नहीं ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि यार मैंने अपने एक भाई सोना जो है ना इंसान की ज़िंदगी की बड़ी अहम चीज़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 दिन लगातार बैठ के रात में बैठ के काम करो और फिर 11वें दिन फ्रेश हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, ऑब्वियसली एक आध वंस इन अ ब्लू मून चलता है कि आप रात में बैठ के वर्किंग कर रहे हो, रात में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ये नॉर्मल चीज़ें हम भी कर लेते हैं। मगर अगर आप कंटिन्यूसली यही अपनी स्ट्रेटेजी लेके बैठे हुए हो कि आप पूरी रात जाग रहे हो, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ख़राब है। सो जो स्ट्रेटेजी इन्होंने डिफाइन करी है, बिलीव ये स्ट्रेटेजी एक प्रूवन स्ट्रेटेजी और बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी कि आप सुबह उठो, थ्योरेटिकल लर्निंग करो, दोपहर के टाइम पे थ्योरेटिकल लर्निंग करो नैप के बाद, एंड देन वापस फिर आप अपनी मैथ्स के ऊपर जाओ या इक्वेशंस के ऊपर जाओ। एप्टीट्यूड साइड पे ऑल्दो इक्वेशंस नहीं होती, बट जो इंटर क्या बच्चा बैठा हुआ होगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई आप जो लिखने वाली चीज़ें जो इधर न्यूमेरिकल्स ही क्यों ना हो, आप उनको बैठ के सॉल्व कर लो, वो आपके लिए फायदेमंद चीज़ है। तीसरा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है रमीज़ कामरान से, वो ये है कि भाई आपकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या आती तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से। आपने ये बात बहुत अच्छी डिफाइन करी कि भाई मैंने हफ्ते में 3 दिन जो थे, बड़ी इंटेलिजेंटली वैसे आपने अपनी स्ट्रेटेजी को डिफाइन करा कि भाई 3 दिन जो मैं सेकंड ईयर पढ़ रहा था उसमें मेरी कोशिश होती थी एप्टीट्यूड के अंदर सर से वही टॉपिक डिस्कस कर लूँ और बाकी के दिन फर्स्ट ईयर को देना, ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। बट व्हाट वाज योर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स, इधर फिजिक्स, इधर मैथ्स, इधर केमिस्ट्री, इधर इंग्लिश? देखें, पहले तो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अब आप हर किसी का जो है वो इक्वली गुड नहीं होता सब सब्जेक्ट में। जैसे मैं केमिस्ट्री में मैं वीक था, तो मैंने पहले से सोचा हुआ था कि केमिस्ट्री को मैं ज़्यादा टाइम अलॉट करूँगा, फिजिक्स मैथ्स में कम पढ़ूंगा। तो आपको अपने वीक पॉइंट्स को पहले कवर करना है, आपको जो पसंद है वो नहीं पढ़ना। जैसे मैंने एक जगह पोस्ट की भी थी, तो मैंने यही बोला था कि जो आपको पसंद है वो नहीं पढ़ें, जो ज़रूरत है उस चीज़ को पढ़ें आप। ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। हर इंसान को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट का आइडिया होता है, वीकेस्ट पॉइंट का आइडिया होता है। अगर जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट है ऑलरेडी, अगर आप उसी पे मेहनत करते रहोगे तो कोई कमाल ही नहीं है ना। फॉर एग्जांपल आपने तमाम सब्जेक्ट्स को एस करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट में फुल नंबर लेकर आ जाने, मैथ्स के अंदर खाली। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होगा, अगर आप उसमें 0 नंबर लेकर आ रहे हो एंड स्टिल यू आर फेल, देन स्टिल यू विल बी कंसीडर एज अ फेलियर। आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि भाई आपने वॉरियर बनना है। एक वॉरियर क्या होता है बच्चा? वॉरियर वो होता है जो दोनों तरीकों से लड़ाई करता है, उसको आइडिया होता है कि भाई जीतना कैसे है। आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अगर पोर्शंस का आइडिया है तो खुदारा वीकेस्ट पोर्शन के ऊपर जाओ, या ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जाओ जो आपको कम पसंद है। इधर इट इज़ केमिस्ट्री, इधर इट इज़ इंग्लिश, इधर इट इज़ फिजिक्स, इधर इट इज़ मैथ्स। भाई जो चीज़ आपको कम पसंद है, जो चीज़ आप इसमें वीक हो। अब ये बात कहना कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वीकेस्ट पोर्शन कौन सा है, देन आई बिलीव कि आप पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर हो। हर इंसान को पता होता है। देखो ये चीज़ माँ बाप को भी नहीं पता होती कि आपका वीकेस्ट पोर्शन क्या है। एक बच्चा जो पेपर देता है, आपने 2 साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ी, या सेकंड ईयर में अगर आप मौजूद हैं, आपने मैट्रिक लाइफ पढ़ी, 9th लाइफ पढ़ी, आपको आइडिया कि यार एक सब्जेक्ट से आपको कोफ्त होती है, एक सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये कि भाई आप उसमें वीक हो, जिसमें वीक हो खुदारा उसकी पहले तैयारी करो। बट स्टिल माई क्वेश्चन रिमेन्स हियर के मतलब टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे थे? कि फॉर एग्जांपल हफ्ते में 3 दिन अगर मेजॉरिटी केमिस्ट्री को दे रहे थे, या फिर आप इतने घंटे केमिस्ट्री को दे रहे थे। अच्छा कुछ बच्चों का तो ये सवाल होता है सर उनसे पूछो कितने घंटे पढ़ते थे। अब मैंने बोला ये सवाल इररेलेवेंट होता है, बट स्टिल मेरे पास बच्चों का एक क्वेश्चन आया था कि आप रमीज़ कामरान से पूछिएगा वो कितने घंटे पढ़ते हैं। मैं इनसे बाद में पूछता हूँ, पहले मैं इसका एक आंसर कर देता हूँ। भाई इफ़ यू आर स्टडिंग इफ़ यू आर लिटरली सीरियस इन योर लाइफ, तो ये सवाल डिपेंड ही नहीं करता। मतलब ये सवाल इररेलेवेंट है। आप कितने घंटे पढ़ते हो, मतलब ये सवाल ज़िंदगी में आप थोड़ी पूछ सकते हो। क्यों भाई? जब तक आप कामयाबी हासिल नहीं कर रहे आपको पढ़ना है। मतलब ये सवाल तो वो बच्चा पूछता है जिसने ज़िंदगी में कुछ और भी करना है। भाई आपने स्टडीज़ के अलावा क्या करना है, क्या आप पे कोई जिम्मेदारी है? आई होप कि मेजॉरिटी के पास ये केस नहीं होगा, बहुत कम किसी के पास होगा कि हो सकता है कि भाई उसके फादर की जगह पर जॉब करनी है। हो सकता है ऐसे भी हमारे मुल्क के हालात हैं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। बट यूजुअली आपके पास 99.9% केसेस के अंदर क्या है, आपको खाली पढ़ाई करनी है ना। तो ये सवाल जो होता है बड़ा इररेलेवेंट होता है मेरे नज़दीक। कि अगर बच्चा मुझसे आके ये पूछता है ना, सर मैं कितने घंटे बैठ के पढ़ूँ, अरे भाई तुम जब तक नहीं तुम्हारी तैयारी होती तुमने बैठ के पढ़ना है, तुम्हें दिन रात बैठ के पढ़ना है।
अगर दिन में 24 घंटे तो मैं 24 के 24 घंटे बैठ के पढ़ना है। मेरा सिंपल सा जवाब इस पर ये होता है। बट स्टिल मैं रमीज से कहूँगा कि आप इस पर आंसर करें कि भाई कितने घंटे बैठ के पढ़ना चाहिए, बच्चों का एक सवाल है। देखिए मैंने आपके सामने अपना टाइम टेबल रख लिया, अब आप खुद काउंट कर लें आज कितने पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि मैंने कभी ये प्रैक्टिस नहीं की कि मैं अपना टाइम गिनूँ कि मैं कितनी देर बैठ के पढ़ूँ, क्योंकि आउटकम मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता है आप कितनी देर पढ़ रहे हैं बैठ के। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि यही सेम आउटकम जो है वो 5 आवर्स में निकाल देंगे, तो गुड फॉर देम। लेकिन ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सर बिलाल भी कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपका कॉम्पिटिटर 15 घंटे पढ़ रहे तो आपको 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी उन्होंने बात करी और यही बात मैं बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि भाई घंटे मैटर नहीं करते। आप यहाँ पे बैठ के घंटे थोड़ी गिन रहे हो, आउटकम आपका मैटर करेगा यार। आप जब कल को नस्ट में जाओगे इंशाल्लाह, आप कल को जब एनईडी में जाओगे, आप फास्ट में जाओगे यार, वहाँ जाना अचीवमेंट है। ये थोड़ी अचीवमेंट है कि आप 5 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप 3 घंटे कोई बैठ के पढ़ रहा है, 2 घंटे बैठ के पढ़ रहा है। भाई अगर आप 2 मिनट में बैठ के पूरा कोर्स कवर कर सकते हो, इट्स रियली गुड फॉर यू। बट जैसे उन्होंने कहा, सर बिलाल जी की उन्होंने बात शेयर करी, बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर आपका कंप्यूटर 13 घंटे पढ़ रहा है तो आप 16 घंटे बैठ के पढ़ो, आप उसका डबल पढ़ो। भाई आप क्यों पीछे रह रहे हो किसी से? जितनी आप मेहनत करोगे, ये तो ऊपर वाले का भी एक फरमान है कि भाई अगर आप मेहनत करोगे आपको उसका अजर मिलेगा। एक नॉर्मल सी बात है, हर क्रिएटर का ये पर्टिकुलरली एक कोटेशन है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, जो बच्चों की तरफ से आया, कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन से टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से टीचर्स को आप प्रेफर कर रहे थे, कौन से टीचर्स के लिए आपको मज़ा आया था, और किन सब्जेक्ट्स के अंदर आपने किन टीचर्स को ज़्यादा फॉलोअप किया था। ठीक है, फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आई वुड रिकमेंड कि सर हाशिम और सर बिलाल, दे आर मोर देन इनफ फॉर एनी यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली एनईडी बट नेस्ट यूईटी। आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, आप बस उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लें। अब यहाँ पर ये भी एक हम लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ट हो गया है कि हमारे सीनियर ने बताया तो हम उस पर फॉलो करेंगे। हम ये नहीं देखते कि हमारे जो टीचर्स हैं दे हैव बीन टीचिंग सिंस 10 ईयर्स 20 ईयर्स, हम उनको फॉलो करने के बजाय हम अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं। मैंने सर 7 के लेक्चर्स देखे थे, और फॉर इंग्लिश सर उमैर जो हमारे बैच टीचर हैं उनसे हेल्प ली थी। मैं खैर उस चीज़ों पे नहीं आता है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स किस तरीके से रनिंग करते हैं। मेरे बैचेस के अंदर तो खैर प्रोफेसर्स के बच्चे भी आके पढ़ते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस के, एंड बिलीव मी, मतलब वो बच्चे मुझे बताते हैं कि सर हमारे कॉलेज के अंदर जो फर्नीचर है ना, वो इस वक्त जो कराची का अपने आप को सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कहता है, वो बाकायदा हमारे कॉलेज में आके फर्नीचर डलवाते हैं, हमारे घरों पे आके मगर फर्नीचर्स की ऑफर दी जाती हैं। तो इस तरीके से एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। मैं उसका नाम नहीं लेता, जाने देते हैं, मगर वी हैव ऑल दोस टाइप ऑफ रूल। जब आप इस वर्किंग इस काम में आप बैठे हुए हैं तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होता है कि भाई किस तरीके से लोग जो है ना बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने एक टैबू क्रिएट करा हुआ है कि भाई हमसे आके पढ़ोगे तभी कामयाबी हासिल करोगे। बिलीव मी, ऐसे ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो अपने आप को सबसे बड़े इदारे कहते हैं, और वो 60 और 70% जो स्कोर था एनईडी के अंदर, उसको कह रहे थे हमारे हाई अचीवर्स का स्कोर है। ऑन दी अदर एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेतहाशा बच्चों का 90+ स्कोर आया, जिसमें से रमीज़ कामरान वॉज वन ऑफ दोस्त कि जिनकी सबसे हाईएस्ट नंबर है, और इनके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट के पास 95+ भी स्कोर नहीं है, और राउंड 1 में आना ही अचीवमेंट है। तो मैं रमीज़ से यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि वाई नॉट एनी अदर इंस्टीट्यूट, वाई मी? आपने मुझे चूज़ क्यों करा? क्योंकि मैंने तो भाई अपनी, जब मेरे पास आपने पोजीशन, जब आपने मुझे बताया ना कि आपके 95+ मार्क्स हैं, आई वाज रियली शॉक्ड, बिकॉज राउंड 1 में 95+ नंबर लेना, इट्स एन अमेजिंग थिंग। इट वॉज लिटरली अ शॉक फॉर मी एटलीस्ट, कि भाई मैंने आपसे कहा था मुझे वीडियो बना के देखें अगर आपको याद होगा, एंड आई वॉज रियली शॉक, क्योंकि राउंड 2 के अंदर आ जाते हैं। राउंड 2 में लास्ट टाइम मेरे 2 बच्चों के आए थे, समी के भी आए थे और अलीशा के भी आए थे 97, बिकॉज राउंड 1 बच्चे ने दिया जब होता है उसके बाद एक्सपोजर होता है, उसके बाद एक्सपीरियंस होता है, तो राउंड 2 में मेजॉरिटी बच्चा वैसे ही अच्छा स्कोर कर लेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर राउंड 1 में जब आए तो आई वाज रियली शॉक। तो मैंने पूरी फाइल निकाली अपनी डेटा की कि रमीज़ ने किसके पास कॉन्टैक्ट करा था, रमीज़ कैसे हमारे पास आया था, रमीज़ ने किसको पहले क्या बात करी थी। तो मैंने वो पूरा डेटा निकाला था प्रॉपर्ली बैठ के, एंड मैंने अपनी एडमिन टीम से कहा था वो जो डेटा प्रोवाइड करें, तो आप मेरे पास आए थे। सो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, वाई अस, वाई मी, वाई नॉट एनी अदर इंस्टीट्यूट? आपकी तो 80+% थी, बड़े बड़े इदारे तो आजकल हमें देखते हुए 35-35 हज़ार रुपये का डिस्काउंट देने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनके बहुत नीचे जा रहे हैं स्कोर्स। क्यों? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में मैंने सर बिलाल और आपसे हेल्प ली थी, तो मुझे एक एक्सपीरियंस था कि आप लोग किस लेवल पे पढ़ाते हैं। अब मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता, मुझे पता नहीं है कि वो किस तरह पढ़ा रहे हैं, मेरी उनकी केमिस्ट्री बैठेगी नहीं बैठेगी, तो वो भी फैक्टर्स है। और प्लस जो आप कहते हैं कि आने जाने का टाइम बहुत ज़्यादा और एनर्जी बहुत ज़्यादा, और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको जैसे भी मटीरियल प्रोवाइड कर दें, और वहाँ पर अगेन इतने सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए होते हैं, तो अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सब समझ आएगा। वेल, इन्होंने जो जवाब दिया, इस जवाब को मैं पिछले कई अरसे से बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ही इज़ अ पोजीशन होल्डर एंड ही इज़ लिटरली सेइंग कि देखें आपका जो
टाइम होता है वो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है. एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. मैं एक बात बच्चों को बहुत ज़्यादा बताता हूँ कि भाई बेटा देखो, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट. आप किसी भी फिजिकल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई ना सिर्फ आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है बल्कि टाइम ज़्यादा लग रहा है. आपको ये बात बच्चा समझते हैं टाइम कैसे लग रहा है, मेरे घर से तो 10 मिनट की दूर पे है. लेट सपोज आपकी सुबह 9 बजे क्लास है फॉर एग्जाम्पल. आप 9 बजे थोड़ी उठोगे, आप एटलीस्ट 8 बजे उठोगे, 7:30 पे उठोगे, आप नाश्ता करोगे, कुछ ना कुछ अपना एक ब्रेकफास्ट करने के बाद आप तैयारी करोगे. तैयार होने के बाद फिर आप चिंची, रिक्शा, गाड़ी, बाइक जो भी अवेलेबल है अब वो लेके वहाँ पे जाओगे. अब 9 बजे से लेके 3 घंटे की पहले एक सब्जेक्ट की क्लास है, फिर 3 घंटे की एक सब्जेक्ट की क्लास है. कितने बज गए? दोपहर के 3 बज गए. अब लेट सपोज सिर्फ 2 ही क्लासेस ही हैं, तो इनके बाद जब आप घर के लिए निकलोगे तो 3 बजे के बाद जब आप घर के लिए निकलोगे तो आधे या पौन घंटा आपको वापस घर पहुंचने में लगेगा. चलो 10 मिनट की ड्राइव पे भी आप 3:30 बजे, 3:15 बजे घर पहुंचते हो. उसके बाद घर जाके आप ऑब्वियसली पढ़ने नहीं बैठोगे, आप पहले कुछ खाना खाओगे, आपको एनर्जी गेन करोगे, हो सकता है आप नैप लोगे, आप कुछ भी करोगे, आप थोड़ा सा रेस्ट करोगे. और उसके बाद जब आप उठ के वापस बैठोगे तो अब आपके पास सेकेंड ईयर का अंबार लगा हुआ है, ए लेवल्स का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि आपको ए लेवल्स भी एस करना है, आपको उसके पेपर्स भी निकालने हैं, आपको सेकेंड ईयर की भी पढ़ाई करनी है. सो आपने पढ़ा क्या? आपने सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की जो क्लास ली है, आपको बात समझनी पड़ेगी वो लेक्चर क्लास है, उसका कतई तौर पे कोई फायदा नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर अनलेस एंड अनटिल आप उसकी बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. तो मैं रमीज से भी यही पूछना चाहूंगा कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज को कोप अप करा कि भाई जो लेक्चर क्लासेस होती हैं, बाय द वे हमारे बैचेस में ये होता है कि भाई हमारी जो लेक्चर क्लासेस होती हैं उसके फौरन बाद हम बच्चों को टाइम दे रहे होते हैं 1 से 2 घंटे का, देन अनदर क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है. तो बच्चा उसकी प्रैक्टिस भी कर सकता है, बच्चा थोड़ा रेस्ट भी कर सकता है. सेकेंडली आपका टाइम सबसे ज्यादा सेव हो रहा है. खुदा रहा, ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई जब आप दोपहर के 4 बजे 5 बजे वापस आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो आपने पूरा दिन आपने सिर्फ लेक्चर लिया है, उस लेक्चर की कतई तौर पर प्रैक्टिस नहीं करी. एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग. एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर प्रैक्टिस एंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम एंड हाउ यू आर अप्लाइंग दो शॉर्टकट्स. एप्टीट्यूड इन 3 चीजों का सिर्फ और सिर्फ नाम है. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई इस चीज को किस तरीके से लेके चलना है. आपका कॉस्ट और आपकी टाइम दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है. तो मैं रमीज से भी यहीं पे इसी चीज को डाइवर्ट करूंगा कि बेटा आपने इन चीजों को कैसे कोप अप करा. एक और चीज जो मेरे पास सबसे ज्यादा पूछी जाती है और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे फरमाइश करी थी कि मैं रमीज से लाजमी तौर के ऊपर पूछूं, हाउ वाज आवर सिस्टम. आपको हमारा सिस्टम कैसा लगा था, क्या सिनेरियो था सिस्टम के अंदर, क्या उसके अंदर आपका समझते हो कि अच्छी बात थी और बेस्ट चीज़ उसके अंदर क्या थी और चीज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट उसके अंदर क्या है फॉर माई लर्निंग एज वेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िक्स और मैथमेटिक्स दे वर अबव सेटिस्फेक्शन. मैं बोलूँगा कि उसमें हर एक कॉन्सेप्ट सही से पढ़ाया गया और सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी वो PYQs जो है उन्होंने क्लास में ही सॉल्व कराए थे, जो कि मैंने कभी बोर्ड लेवल पे ना देखा और ना मेरे जितने भी फ्रेंड्स किसी कोचिंग जा रहे हैं ना उनसे. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ PYQ. PYQ इज़ बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि जो मेरी क्लासेस जो होती हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, अगर आप यूट्यूब पे भी आपने कभी देखा हो तो मैं इतने क्वेश्चंस करवाता हूँ, इतने क्वेश्चंस करवाता हूँ, इधर वो नस्ट हो, फास्ट हो, IBA हो, NED हो, UET हो, कॉमसेट्स हो. मतलब मैं इतनी दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेता हूँ कि बच्चे मुझे बाद में मैसेज करके कह रहा होता है सर ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम तो मत लें, आप ये कह दें पास. बट वो मेहनत होती है, वो ऑब्वियसली मैंने इस पर बहुत अपने जो है ना कॉस्ट अपनी लगाता हूँ मैं इसके ऊपर के पास पेपर्स. अब ऑथेंटिक पास पेपर्स कहीं से भी नहीं मिलते, आपको बहुत वर्किंग करनी पड़ती है उसके लिए, आपको उसके लिए बेतहाशा जो है ना लोगों के पीछे पढ़ना पड़ता है, आपको स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि बेटा जब आप नर्स का जाके टेस्ट दो तो क्वेश्चंस लाजमी देना. तो हमारे सारे टीचर्स जो होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो IQ, वो सारे पास पेपर बेस्ड के ऊपर होते हैं. यानी कि उसके अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि जहाँ पे हम नॉर्मल टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ पे उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस को लाजमी करवाएं. और अगर आपने क्लास को भी ढंग से ले लिया ना, अगर आपके पास टाइम कम है तो वो भी मोर देन इनफ है आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए. प्लीज़ कंटिन्यू. फॉर केमिस्ट्री एंड इंग्लिश मैं यही बोलूँगा कि उसमें भी आप यही थंब रूल मेरा यही सेट हुआ था कि लेक्चर्स अटेंड करना है और TPP और PYQs करना है. दैट्स इट. ओके, थैंक यू सो मच रमीज़ इस चीज़ के लिए. सेकंड नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन जो मेरे पास सबसे ज़्यादा बच्चों ने पूछा स्पेसिफिकली वो ये था कि आपने किस तरीके से किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए कोई स्ट्रेटजी अगर आपने डिफाइन करना चाहें किसी भी एक स्पेसिफिक, ताकि एक बच्चा जो नॉर्मली अभी घर पे बैठा हुआ है जिसके अभी NED के अंदर या नर्स के अंदर कम स्कोर आया है, उसके लिए कोई किसी एक सब्जेक्ट की आप जो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट हो, सबसे वीक सब्जेक्ट हो, उसका बता दें कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर उसकी स्ट्रेटजी क्या थी आपकी, किस तरीके से प्रॉपरली आप वर्किंग कर रहे थे, आप उसमें लेक्चर्स को अटेंड कर रहे थे, क्लासेस को ले रहे थे, उसके पास्ट पेपर्स को कवर अप कर रहे थे, उसकी क्या स्ट्रेटजी थी डायरेक्टली. फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स मैंने एक थंब रूल सेट किया हुआ था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे लेक्चर्स अटेंड करूँगा जो डिटेल्ड लेक्चर हैं, वन शॉट वाले नहीं.
फिर सेकंड नंबर पे मैं उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा, देन आई विल मूव टवर्ड्स PYQs, और फिर मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊँगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ और मैं इसको आगे डिबंक करूँगा नोट मेकिंग प्रोसेस को भी, कि जैसे आप बोर्ड्स लेवल पे नोट्स बनाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जैसे आप इसमें बनाते हैं अपने ECAT की प्रिपरेशन में, इसमें डिफरेंट होता है। क्योंकि मैंने नोट्स अपने इस तरह डिज़ाइन किए कि वो मुझे ही समझ आएंगे, बाकी कोई देखेगा तो उसको समझ नहीं। उसमें वो तमाम चीज़ें मैंने लिख दी हैं जो मैं भूल जाता था, मुझे नहीं याद रहती थी। अब मैंने देखा कोई बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कूलम्स लॉ है KQ1 Q2/r²। अब बच्चे ये भी लिखेंगे कि R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। जब आपने कोई बहुत दफ़ा प्रैक्टिस किया हुआ ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप पेपर में जाके उसको जनरल गैस कॉन्स्टेंट समझ के आ जाए। अब कोई हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हो स्लोप का फार्मूला भूल जाए। तो मैं ऐसे बेसिक फार्मूला नहीं लिखता था जो ऑब्वियस है कि आपको आने चाहिए। बाय द वे रमीज़ ने अपने नोट्स मुझसे शेयर करे हुए हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप ये सदका जारिया के तौर के ऊपर आगे बच्चों से लाजमी तौर पर शेयर करिएगा। मैंने उस पर वर्किंग कर ली थी, मैंने उन नोट्स को इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए पब्लिश कर दूंगा। तो रमीज़ ने मुझे अपने जो उनके हार्ड एंड नोट्स थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मुझसे शेयर करे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ड्राइव के अंदर उनका लिंक शेयर कर दूँ, और मैं वो नोट्स आप लोगों से भी शेयर कर दूँ कि मैंने नोट्स देखे थे, बड़े खूबसूरत बने हुए थे। बाय द वे मुझे ऑल्दो बड़ा अरसा हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े हुए, ऑल्दो आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर, तो फिजिक्स तो हमारी गुट्टी में होती है, तो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं। मगर काफ़ी अर्से से मैं ऑल्दो दूर था और मुझे बड़े अच्छे लगे थे वो नोट्स पढ़ी जो है ना उन्होंने डिटेल में बनाए हुए थे। एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे डिफाइन करी, वो मैं बच्चों को समझा के थक गया। अगेन देखो, बच्चों से बात करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आप किन चीज़ों के ऊपर बच्चों को बताना चाह रहे हो। इन्होंने जो एक बात करी, इन्होंने अपनी बताया कि मैं वन शॉट लेक्चर नहीं लेता था, मैं लेता था डिटेल लेक्चर। मेरे पास आपको पता है मैसेज क्या आता है बच्चों का, सर वो 10 मिनट के अंदर कोई जो है ना पूरा लिमिट्स आप पढ़ा दें। आप ये काम करें कि आप जो है ना वो आधे घंटे में इंटीग्रेशन कैसे कवर हो सकती है, आप तो बहुत डिटेल पढ़ाते हैं। मतलब नीचे लिटरली मेरे पास कभी कभार ये मैसेज आता है, सर वो जो फला टीचर है उसने तो सर वो 20 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, आपने इतना आधा 1 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटे। मैं उसको पहले तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि बेटा उसको 1.5 घंटे का मतलब ये नहीं होता कि 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर है, उसके पीछे मेरी 3 दिन की वर्किंग होती है, उसमें क्वेश्चंस को निकालना पड़ता है, क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है। और बच्चा मुझसे आगे फरमाइश क्या करता है, वो 20 मिनट में पढ़ा दे। भाई 20 मिनट में अगर पढ़ोगे ना तो उसका नतीजा भी फिर ऐसा ही आएगा कि नेगेटिव के 20 नंबर ही आपका आंसर आएगा, अंडा ही आपको मिलना है उसके ऊपर। तो ये चीज़ भाई, ये पोजीशन होल्डर बच्चा बैठा हुआ है, इससे अगर आप ये बात समझो तो ये क्या कह रहा है कि भाई डिटेल लेक्चर्स आर समवॉट हेल्पफुल, नॉट दी शॉर्ट वन। शॉर्ट वन से सही आपकी एक छोटी सी आपकी तैयारी हो जाती है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। मगर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि लाजमी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को लो। डिटेल कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा ये, उसमें तमाम बातें कवर होंगी, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, उसमें नंबर ऑफ पास्ट पेपर्स आएंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे बेतहाशा बच्चों ने पूछा कि सर क्या ओनली पास्ट पेपर्स आर इनफ। इसका एक जवाब ये है कि फ़िज़िक्स में अगर आप कोई भी एक टॉपिक उठाएं, सर बिलाल ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे कि उसमें आप इतनी ज़्यादा वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं कि वो आपकी सोच है फिर। तो इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप सिर्फ पास्ट पेपर करके जाएं, क्योंकि पास्ट पेपर में वो सिर्फ 1-2 सवाल बने होंगे उस टॉपिक से, और आपको नहीं पता कि एग्जामिनर आपको किस तरह से घुमा सकता है। सेम इज़ द केस विद ऑल सब्जेक्ट्स। तो इसलिए पास्ट पेपर जो है वो पहला नहीं उठाने चाहिए, पहले आपको पूरे जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें, एंड अलॉन्ग विद दैट आप फिर उसको पास्ट पेपर्स को साथ लेके चलें। अक्सर हमारे बच्चों को पता नहीं क्यों ये महसूस होता है कि सिर्फ वो पास्ट पेपर्स कवर करने के ऊपर ही हर चीज़ कवर कर लेंगे। मैंने सवाल का जवाब तभी पहले खुद नहीं दिया, मैंने बच्चे से कहा कि बेटा आप बताओ कि पास्ट पेपर्स इनफ है, नहीं इनफ। बच्चे मेरे पास क्या कहते हैं, सर वो NED की तैयारी करनी है, नस की तैयारी करनी है या फास्ट की तैयारी करनी है, आप पास्ट पेपर सिर्फ कवर करवा दें या पास्ट पेपर्स प्रोवाइड कर दें। बेटा पास्ट पेपर्स पहली सीढ़ी का हिस्सा नहीं होता। पास्ट पेपर्स हमेशा सीढ़ी का आखिरी पाया होता है, आखिरी हिस्सा होता है जिस पे आपने क्लाइम करना होता है। सीढ़ी का पहला हिस्सा आपका प्रैक्टिस मटेरियल है। आप किसी भी प्रैक्टिस मटेरियल को फॉलो करते हो, मैं ओपनली कहता हूँ कि जितने प्रैक्टिस मटेरियल है ना, आप सदर जाओ, उर्दू बाजार जाओ, आपको 4-5 किताबें मिल जाएंगी। जब आप खोल के देखोगे ना, सबने एक दूसरे को कॉपी करा हुआ होगा। पंजाब साइड के ऊपर आपके पास बेतहाशा है, सिंध साइड के ऊपर बेतहाशा, मैं नाम नहीं लेता इदारों को, बड़े बड़े इदारे बैठे हुए, सब ने एक दूसरे को कॉपी करा होगा। मेरी तो शेल्फ के ऊपर सारे इदारे की किताबें मौजूद होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो देख रहा होता हूँ ना। आप किसी भी किताब को उठाओ, किसी भी किताब को उठाओ, उसकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर्स एक फाइनल टच होता है। मेरे पास अक्सर बच्चों का मैसेज आता है कि सर अगर पास्ट पेपर्स कवर कर लेंगे तो NED के अंदर 90+ आ जाएगा। नहीं आएगा, खुदारा ये बात समझनी पड़ेगी। आपको पहले नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है। जब आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते करते उस टॉपिक के ऊपर चीता बन जाओगे, उस टॉपिक के अंदर आप मास्टर हो जाओगे, देन आप पास्ट पेपर्स के ऊपर जाते हो। जो बच्चे ने बात बताई कि भाई वेरिएंट उसमें बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपको
क्या पता कि यार वेरिएंट कौन सा चेंज हो जाए। अगर आपने उस टॉपिक के 4-5 क्वेश्चंस पहले करे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार इस वेरिएंट के ऊपर होगा तो ऐसे होगा, इस वेरिएंट पे होगा तो ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल मेरे जहन में एक क्वेश्चन अभी फ़ौरन से आ गया, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर वो होता है कि एक्स की पावर 0 का कॉन्सेप्ट आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का आ गया, या फिर पावर -17 का आ गया, पावर -3 का आ गया, या टर्म नंबर गिवन है उसके ऊपर आ गया, या मिडिल टर्म का आ गया। अब बच्चे ने अगर पास्ट पेपर में सिर्फ मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट देखा था, वो तैयारी करके चला गया। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का आ गया, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास आ गया अल्लाह भला करे टर्म नंबर गिवन है और बाइनोमियल थ्योरम फाइंड करना, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। तो भाई जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू कैन नॉट सॉल्व दोस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो बड़ी अच्छी बात बताई रमीज ने, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा, एनईडी का टेस्ट वाकई ईजी होता है? देखें, ये स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इनकम्प्लीट है, क्योंकि आई वुड से कि एनईडी का टेस्ट ईजी उसके लिए होता है जो कि तरीके से पढ़ाई करेगा। एक्चुअल वो सिर्फ पास पेपर करके जा रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं 90+ स्कोर कर लूँगा, तो ये तो अपने साथ भी वो ज़्यादती कर रहा है। तो बेटर तो यही है कि आप पूरा एक प्रोसेस को फॉलो करें एंड देन यू होप फॉर द बेस्ट। अच्छा तो बेटा देखो भाई, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जहन में एक डायलेमिया होता है, एक गलत सेंस होता है कि भाई सिर्फ पास पेपर्स को अगर हम कवर करेंगे तो वो तभी हमारे अच्छे नंबर आएंगे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, शिटी लॉजिक। आई ओपनली से दिस थिंग। उसके पीछे आप रीज़न को समझो। बेटा देखो, पास पेपर्स करने के बाद आप सिर्फ एक तरह के कॉन्सेप्ट्स को आप कवर कर सकते हो। आपको नहीं आइडिया कि भाई और तरह के कितने क्वेश्चंस उस सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस फीड हुए हुए हैं। इधर वो नस्ट है, इधर वो फास्ट है, एनईडी है, जितने भी कंप्यूटराइज्ड टेस्ट यूनिवर्सिटीज ले रही हैं। भाई इंजीनियर का काम ही क्या होता है? इंजीनियरिंग का काम ही होता है ना कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो वो क्या उनके लिए मुश्किल है कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेश्चन को फीड करना? उन्होंने हज़ारों क्वेश्चन को फीड करा हुआ है। इधर वो एनईडी है, नस्ट है, फास्ट है, सबके कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होते हैं। जीआईकेआई का कंप्यूटराइज्ड टेस्ट आपके पास अब हो रहा है। तो कहने का मकसद ये कि भाई हजारों क्वेश्चन जब फीड हुए हुए हैं तो ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। 99.9% केसेस में जब आप जाके अपना वहां पे रोल नंबर और पासवर्ड डालते हो तो कोई से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं और आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कौन सा क्वेश्चन आएगा। सेकंड नंबर के ऊपर जिन बच्चों के जहन के अंदर ये गलत लॉजिक होती है कि सिर्फ पास्ट पेपर्स को हमने कवर कर लिया ना शायद सब कुछ हो जाएगा, नहीं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हजारों क्वेश्चन अगर सॉफ्टवेयर के अंदर फीड हुए हुए हैं, आप कितनों के रट्टे मार लोगे? भाई रट्टे थोड़ी मारने हैं। एप्टीट्यूड इज नेवर अबाउट रट्टाफिकेशन। सो भाई हमारे स्कूल लाइफ्स के अंदर क्या होता था, हमारे ट्यूशन लाइफ्स के अंदर क्या होता था कि भाई यूजुअली हमारे इलाके के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि बेटा आपके पास एक डिफरेंट जो कोचिंग वाले होते हैं, डिफरेंट जो ट्यूशन वाले अंकल और आंटियां होते हैं, वो बेसिकली आपको एक सेलेक्टेड टॉपिक बता देते हैं कि बेटा इसी की तैयारी कर लो, कल के एग्जाम में यही आ जाएगा। ये सबसे बुरी प्रैक्टिस है जो हमें शुरू से बताई जाती है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। व्हेन यू आर टेकिंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपका मुकाबला आपके दोस्त के साथ नहीं है, आपका मुकाबला आपके गली या मोहल्ले के बंदे के साथ नहीं है, आपका मुकाबला ऑल ओवर पाकिस्तान के ऊपर है। मुझे इस बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा प्राउड इसलिए फील हुआ कि इस बच्चे ने ऑल ओवर दी पाकिस्तान हाईएस्ट स्कोर किया, माशाल्लाह से, अल्लाह इसको कामयाबी दे मजीद। इसने ऑल ओवर पाकिस्तान सबसे हाईएस्ट स्कोर किया। दैट इज समथिंग रियली अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि एनईडी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा भी अप्लाई करेगा, जो एनआईपी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, फॉरनर जो हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनका बच्चा भी अप्लाई करेगा, जो हमारे पास कश्मीर में बैठा हुआ है, जो बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, जो आज़ाद कश्मीर में के अलावा पंजाब में बैठा हुआ है, उनकी सीट्स भी मौजूद है स्पॉन्सर के ऊपर। हर तरह का बच्चा आके अप्लाई करता है। उन सब के अंदर अगर कोई बच्चा एक बेतहाशा अच्छे नंबर स्कोर कर रहा है, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर रहा है, इसका मतलब ये कि उसकी स्ट्रेटेजी एक प्रूवन स्ट्रेटेजी है। एक सवाल जो मेरे पास सबसे ज़्यादा पूछा बच्चों ने, रमीज़ आपकी लास्ट मिनट की स्ट्रेटेजी क्या थी, लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स क्या थी? ये बच्चों को जानने का बड़ा शौक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ नया ट्राई नहीं किया। मैंने बोला जो मैंने 2 साल कंटिन्यू किया है इट्स बेटर कि मैं वही कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन ये था कि शुरू में मैंने जैसे बताया कि मैं 3 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ता था, लेकिन लास्ट में मैं 2 सब्जेक्ट और किसी दिन 1 सब्जेक्ट भी इंटायर डे मैंने कंटिन्यू किया था, क्योंकि मुझे पता था अब चीज़ें स्मूथ जा रही हैं, मुझे ज़्यादा रिवीजन करना है। अब मैं 1 गो में पूरा सुबह से शाम तक या 2-3 दिन में पूरा सेकेंड ईयर का सिलेबस, पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस इस तरह से चला रहा था मैं। और फिर लास्ट डे पे फिर मैंने अगेन PYQs वो वाले सॉल्व किए थे। मैं ये करता था कि जो PYQs मुझसे पहली दफ़ा मैं अटैम्प्ट नहीं हुआ मैंने बुक मार्क करता था, और फिर जब सेकेंड टाइम मैं सॉल्व करता था तो मैं सिर्फ उन्हीं को देखता था। मैं सब ये स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले कौन थे? गलती से हाशिम जातू नहीं थे? ये मैंने खुद से ही मतलब एक्सपीरियंस की चीज़ मैं वो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं ऐसा था कि जब मैं कोई कॉन्सेप्ट लैक कर रहा था मैं दोबारा लेक्चर देखता था जाके, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। मैंने सोचा कि मेरे नोट्स इस तरह के होने चाहिए, इस लेवल के कि मुझे बस हेडिंग लिखने की ज़रूरत हो और मैं जब बाद में रिवाइज़ करूँ तो आई शुड बी एबल टू रिकॉल इट, जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे। अगर मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा है इसका बस सिंपली मतलब है कि मैंने पढ़ा ही नहीं था पहली दफ़ा, तो कहाँ से मैं रिकॉल कर सकूँगा?
दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी आई कैन गाइड। मैं हमेशा बच्चे को बताता हूँ कि भाई लास्ट मिनट टिप्स क्या होती हैं। इस बच्चे ने क्या बात करी, मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को क्लियर अगर ना हुई हो। लास्ट डे टिप्स क्या होती हैं, मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि सर वो नस्ट का कल टेस्ट है, एनईडी का कल एग्जाम है, आईबी का कल टेस्ट है हमारा, हम आखिरी दिन क्या बैठ के पढ़ाई करें। बेटा ये जो बात है ना, ये सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने करना क्या होता है, आपने लास्ट डे बैठ के कोई नई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। भाई जितने एक्सपेरिमेंट करने का शौक था ना, वो पूरा साल तुमने कर लिया अपने ऊपर। अब अगर लास्ट दिन बैठ के एक्सपेरिमेंट करोगे ना, वो उल्टा आपके ऊपर पड़ जाएगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा टॉपिक जो आपने पूरा साल नहीं पढ़ा ना, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप आखिरी दिन बैठ के वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि भाई वो आज भी आप नहीं पढ़ सके, वो आपका टाइम खाली ज़ाया होगा। तो लास्ट डे की टिप्स क्या है आपके लिए कि सबसे पहले नंबर के ऊपर पूरे साल जो आपने प्रैक्टिस करी है, थ्रू आउट योर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, थ्रू आउट योर एग्जाम प्रिपरेशन, जो आपने अपनी तैयारी कर रहे थे, उसमें जिन क्वेश्चंस में आप फंसते जा रहे थे, जिनका बाद में आपने आंसर अपने टीचर से पूछा था, अब आपने उन क्वेश्चंस को साथ साथ मार्क करते जाना है। ये वो स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आप मेरी 2020 की या 2019 की एंड की वीडियोस भी उठाओगे ना, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था अपने, जब से मैंने बच्चों को पढ़ाना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी स्टार्ट किया था, मैंने बच्चों को तब से ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि भाई खुदारा आप बुक मार्क करो, आप उन क्वेश्चंस को मार्क करो जिन क्वेश्चंस के अंदर आप फंसते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा आप समझो कि यार जो क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आप एक प्रैक्टिस नोट्स को सॉल्व करो, सीक्वेंस सीरीज के नोट्स हैं, आपने लेट सपोज 100 एमसीक्यूज थे, उसके अंदर आपने 40 इजीली सॉल्व कर लिए, या 60% एमसीक्यूज आपने इजीली सॉल्व कर लिए, 40 एमसीक्यूज में फंस गए। अब 40 एमसीक्यूज जो आप जिनमें फंस गए, उनको आपने बाद में खुद बैठ के समझ लिया, डाउट टीचर से अपने पूछ लिया, या फिर आपने नेट पे जाकर सर्च करके समझ लिया। देयर आर नंबर ऑफ रिसोर्सेज, आप इधर ग्रुप के अंदर बैठे हो तो डाउट टीचर्स पे आपने समझ लिया एंड सो ऑन। मगर ये जो 40 एमसीक्यूज जहां पे आप फंसे थे ना, अगर आपने इनको अब रिवाइज नहीं करा तो दोबारा भी आप इनमें फंसोगे। और जो एमसीक्यूज जो आपसे आज सॉल्व हो गया, बेटा वो 10 साल बाद भी जब आप सॉल्व कर रहे होगे ना, आपसे दोबारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो कमाल नहीं है, वो कमाल नहीं है। असल कमाल क्या है कि जिसमें फंसे थे उसकी रिवीजन। तो अक्सर बच्चे जो मुझसे पूछते हैं ना आखिरी दिन की स्ट्रेटेजी क्या है, तो भाई आखिरी दिन की स्ट्रेटेजी ये है कि थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जिन क्वेश्चंस के अंदर आप फंसे थे, जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए थे, जिन क्वेश्चंस को आपने अपने टीचर से समझा था, जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुई थी, सिर्फ उन क्वेश्चंस को आपने कवर करना है हर चैप्टर में से। आपने सारी चीजें बैठ के रिवाइज नहीं करनी, आपने फॉर्मूलाज कवर करने हैं। फॉर्मूलाज को ऑब्वियसली आप कवर करोगे, सारे के सारे फॉर्मूलाज को। दूसरे नंबर के ऊपर जिन क्वेश्चंस के अंदर आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, जिन क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज्यादा फंसे थे, आपने उनको कवर करना है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन टिप्स होती हैं जो लास्ट डे की स्ट्रेटेजी होती हैं, जो एक पोजीशन होल्डर बच्चे ने भी आपसे डिफाइन करी, एंड इनका भी यही कहना है जो मैं आपसे डिफाइन बहुत पहले से करते हुए आ रहा हूं कि बेटा ये चीज होती है। आप कभी भी मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो कि मैं पहली क्लास में आपको ये बताता हूं कि बेटा ये स्ट्रेटेजी होती है लास्ट डे टिप्स के ऊपर। लास्ट के अंदर मैं अपनी तमाम सारी बातों को कंक्लूड करूंगा यहाँ पे, और आई वुड रियली कंग्रेचुलेट रमीज़ कामरान कि उन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे, दैट इज़ 96 मार्क्स थ्रू आउट द पाकिस्तान, एंड इट्स रियली एन ग्रेट अचीवमेंट। सो इन लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि 100% सिलेबस कंप्लीशन ये सिर्फ एक मिथ है, ये एक इल्यूजन है कि आप सपोज करेंगे मैं सारे सब्जेक्ट में इक्वल ग्रिप हासिल कर लूँ और मैं हर टॉपिक पे ना एकदम मास्टर बन जाऊँ। ऐसा पॉसिबल किसी भी टेस्ट के लिए होता नहीं है, इवन आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी लाइफ पे किसी भी स्टेज पे। तो आई वुड से कि इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट यू कैरी इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। अगर आप यही डिफीटेड माइंडसेट लेके एंटर करेंगे कि मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी छोड़ के आया हूँ, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पढ़ा, तो इवेंचुअली होगा ये कि अगर आपके पास वहाँ से ईजी क्वेश्चंस भी आए ना तो आप वो भी नहीं अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो आपको कॉन्फिडेंट होना है, आपको ये नहीं देखना कि ये फलाना आदमी ये मुझसे ज़्यादा पढ़ने वाला है, या ये जो है इसने कपड़े अच्छे पहने इसका मतलब इसका सिलेक्शन होगा, ये बड़े घर का है मैं तो छोटे घर का हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। डेट्स दी प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि बेटा जब आप पेपर देने के लिए जाओगे, वहाँ पे जाके मेजॉरिटी बच्चा क्या होता है, ब्लैंक हो जाता है। क्यों? आप देखते हो एनईडी का टेस्ट है, 8000 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, 8000 बच्चा आया वहाँ पे टेस्ट देने के लिए। पूरी यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक हो गई होगी, जब आप गए होगे आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक चल रही है, बाकायदा रेंजर्स की और पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। सेम गोज़ फॉर दी IBA, सेम गोज़ फॉर दी नर्स, सेम गोज़ फॉर दी फास्ट, और किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा देखता है यार इतना बच्चा आया हुआ है, मेरा एडमिशन कैसे होगा, यार मैंने तो तैयारी नहीं करी हुई, यार मैंने तो इतना पढ़ा ही नहीं था, यार ये बच्चा कितना अच्छा लग रहा है, देखो माशाल्लाह से इसकी तो तैयारी ज़्यादा मुझसे होगी, इतना पढ़ने वाला लग रहा है, पता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्या लिख रहा है, इसी ने सारा कुछ किया होगा। अक्सर बच्चा यहाँ पे मात खाना स्टार्ट कर देता है। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स। आप जितना ज़्यादा अपने असाब पे काबू रख सकते हो ना, वो रखना है। आपने किसी की तरफ नहीं देखना, कोई आपके साथ आपका बेहतरीन दोस्त ही गलती से क्यों ना बैठ जाए ना, वो आपको पेन चुभोता रहे, वो आपको कुछ भी करता रहे, आपने उसकी तरफ नहीं देखना। भाई ज़िंदगी में दोस्तियाँ, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक लम्हे तक चलती हैं, कोई आपके लिए अपनी स्टैंड नहीं लेगा।
माँ बाप भी एक लम्हे तक आपको सपोर्ट करेंगे, डेट्स द हार्श रियलिटी ऑफ द लाइफ। जाहिर सी बात है यार, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि माँ बाप भी एक लम्हे तक आपके साथ है ना। एट द एंड ऑफ द डे माँ बाप की भी ख्वाहिश होगी बच्चा खुद ही आगे बढ़े, जब तक वो खुद आगे नहीं बढ़ेगा नहीं सीखेगा। तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तियाँ वगैरह कहीं नहीं आती। अक्सर मेरे पास ऐसे वैसे लोगों के मैसेज भी आते हैं कभी कभार कि सर वो मेरा दोस्त बैठा हुआ था, उसको बता रहा था मेरा पेपर छीन लिया। पहली बात तो है कि तुमने एप्टीट्यूड में इतना बड़ा ब्लंडर करा कैसे। दूसरे नंबर के ऊपर आपने किसी की जानिब देखना ही नहीं है। आपके जो भी मजहबी कलमात हैं, बेतहाशा बच्चा डिफरेंट कम्युनिटीज़ से होता है, मैं कहता हूँ आपके जो भी मजहबी कलमात हैं उनको पढ़ो, आप आयतुल कुर्सी को पढ़ो, आप कलमे को पढ़ो, ये सबसे बेहतरीन चीज़ होती है अगर आप पेपर को स्टार्ट कर रहे हो। या आपके जो भी मजहबी कलमात हैं आपकी हिंदुज़म से, क्रिश्चियनिटी से, जो भी आपके, आप उनको लाजमी पढ़ के स्टार्ट करो। क्रिएटर विल बी ऑब्वियसली हेल्पिंग यू एंड थ्रू आउट द पेपर। आप किसी की तरफ देखो ना, जितना ज़्यादा आप किसी की तरफ देखोगे आप अपने आप को कन्फ्यूज़ कर रहे होगे। एक क्वेश्चन बस मैं लास्ट में और आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे पास अगेन मेरे जहन में आया, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था सर कौन से चैप्टर हमने सब्जेक्ट को अपना पहले अपने टेस्ट के अंदर चूज़ करना चाहिए। मैंने ऑल्दो इसका आंसर करा हुआ है, बट मैं स्टिल आपसे समझना चाहूँगा, बच्चों की ख्वाहिश थी कि आप बताएं इसका कि किस सब्जेक्ट से हमने टेस्ट को स्टार्ट करना है और किस से स्टार्ट नहीं करना। सिंपल है, जो सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है आप उसी से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस गेन होगा कि आप जैसी सब्जेक्ट वो चूज़ करेंगे आपके क्वेश्चन जो हैं वो टाइम से पहले ही हो जाएंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके पास टाइम भी सेव होगा। अब आपने कोई मुश्किल सेक्शन उठा लिया, अब आपसे वो सॉल्व हो नहीं रहा, अब आप उसी पे, यहाँ पर ये भी एक डिलेमा है कि बच्चे जो हैं देखते हैं ना MCQ को, अब उसको सोचते हैं कि अभी हमें इल्हाम होगा, अभी हमें आएगा। अब या तो आपको आता होगा या तो आपको नहीं आता होगा, देयर इज़ नो इन बिटवीन। ये नहीं होता कि आप उसको बैठ के सोच रहे हैं उस पर, फिर आप उसको स्किप करें, आप अगले क्वेश्चन पे पढ़ें, जो आते हैं उसको अटेम्प्ट करें, फिर बाद में आके देखिएगा। ये होता है। पर्सनली मैंने तो मैथमेटिक्स से शुरू किया था। ये वो जवाब इन्होंने दिया, मैंने जानबूझ के जवाब मैंने खुद नहीं दिया था। मैंने कहा कि स्टूडेंट जो बच्चा है वो पहले जवाब दे। इसके पीछे रीज़न है, आप अगर कभी भी मुश्किल सेक्शन से अपना पेपर स्टार्ट करोगे ना, अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही पहले दूसरे क्वेश्चन में फंस गए, आपका पूरा प्रेशर आपके ऊपर आ जाना है, आपका पूरा कॉन्फिडेंस दाबड़दूस हो जाना है, यानी कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। क्यों? आपको बात समझनी पड़ेगी। आपके पास टाइम है 2 घंटे का, आपके पास टाइम है 3 घंटे का नस्ट का पेपर, आपके पास तकरीबन 100 मिनट का टाइम अवेलेबल है फास्ट के अंदर। अब अगर आप वहाँ पर बैठ के स्टार्टिंग के अंदर ही किसी क्वेश्चन पर फंस गए तो यार अब आपके जहन में अजीब अजीब ख्यालात आएंगे कि मैं क्या करूँगा यार, ये पेपर कैसे होगा, मुझे तो आ ही नहीं रहा, मुझे तो आ ही नहीं रहा। वो चीज़ इतनी बड़ी बन जाती है कि जो क्वेश्चन आपको आता भी होगा वो भी गलत हो जाएगा। हमेशा आपने उस सेक्शन से अपने टेस्ट को आगाज़ करना है जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आप इन्होंने मैथ्स से आगाज़ करा, हो सकता है मैं भी मैथ्स से करूँ, बट हो सकता है मेरी इंग्लिश अच्छी हो यार, मुझे इंग्लिश बड़ी पसंद है। हो सकता है भाई किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, कोई A लेवल बैकग्राउंड का, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है उनकी, वो इंग्लिश से स्टार्ट करे। किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी है, फिजिक्स से स्टार्ट करे। किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, कंप्यूटर बहुत अच्छी है, उससे स्टार्ट करे। आपका जो सब्जेक्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हमेशा उससे टेस्ट का आगाज़ करोगे। वीकेस्ट पोर्शन से कभी टेस्ट का आगाज़ नहीं होता, वीकेस्ट पोर्शन से हमेशा लास्ट में किया जाता है, क्योंकि भाई जिस सेक्शन के अंदर आपने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है आपने उसको पहले कवर अप करना स्टार्ट करना है। सो ये मेरे पास जो सवालात थे तमाम बच्चों के मैंने रमीज़ कामरान से पूछे। लास्ट में मैं एक छोटी सी बात कि भाई क्या सजेशन देंगे नए आने वाले स्टूडेंट्स को, क्या सजेशन देंगे बैच के हवाले से, क्या सजेशन देंगे इंस्टीट्यूट्स के हवाले से एंड सो ऑन। फॉर ऑल दोज पीपल जो अभी क्लास 11 में, मैं उनको यही कहूँगा कि फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी से ही रट्टा लगाएंगे ना, अब तो बोर्ड्स में तो वो आपका निकल जाएगा, लेकिन आप जब ECAT में आएंगे तो फिर आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप किसी ढंग के टीचर से क्लास 11 से ही पढ़ाई शुरू करें, ताकि आप जब 12th में आए तो आपका इतना बैकलॉग ना क्रिएट हो और आपको रिविजन में बहुत हेल्प होगी। सेकंड नंबर के ऊपर एक चीज़ यहाँ पे बच्चे ने रमीज़ ने बिल्कुल सही बात करी कि देखिए ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग के अंदर या फिजिकल के अंदर भी चेक एंड बैलेंस दोनों में नहीं होता। उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। किसी को क्या पता, कोई बंदा मतलब यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे होता क्या है कि बंदा घर से निकलता है किसी कोचिंग के लिए और वो कार्ड लगा के कहीं और ही चला जाता है। इसी तरीके से घरों में भी ये होता है कि बच्चा, अम्मा अब्बा समझ रहे हैं कि बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, मगर वो पढ़ाई की किताब में मोबाइल के साथ, मोबाइल में कुछ और मूवी चल रही है, नेटफ्लिक्स चल रहा है। सो देखिए चेक एंड बैलेंस एंड डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में हर लम्हे में वैसे भी होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन वैसे ही नहीं रख रहे तो इसका मतलब आप सीरियस ही नहीं हो। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि देखो बेटा, अगर आपके वालिदैन आज भी आपको फोर्स कर रहे हैं ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इसका मतलब आप गलत स्टेज पर चल रहे हो, इसका मतलब गलत राहों पे हो। आपके माँ बाप को ये पता ही नहीं होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है। आपके माँ बाप को ये पता ही नहीं होना चाहिए कि भाई आपने किस सब्जेक्ट के अंदर क्या कर रहे हो। आप खाली उनको अपनी अचीवमेंट ला के बताओ, दैट्स द थिंग। अक्सर हमारे घरों पे क्या होता है कि हमारे वालिदैन इंटर क्लास के बच्चे को भी मार रहे होते हैं कि भाई क्यों नहीं बैठ के तुम पढ़ रहे। अरे आपके वालिदैन को इसका काम क्या है? आपको खुद इतना अचीवमेंट आपको हासिल करनी है, आपको खुद इतना सीरियस होना है कि आपके पेरेंट्स आपको मजबूर ना करें, आपको ये खुद पढ़ने की तरफ जाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आज भी आपके पेरेंट्स आपको मजबूर करते हैं ना कि बेटा क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या रीज़न है, क्या इशू है, आपको गलत राहों के ऊपर हो, आप गलत चीज़ के ऊपर हो, आप सीरियस नहीं हो, आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रमीज़, एनी अदर टिप्स फॉर द एप्टीट्यूड गाइस?
एनी अदर टिप वुड बी कि आई वुड से कि जो टीचर बोल रहे हैं बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करें, आप अपने खुद के तरीक़ेकार ना निकालें तो बेहतर रहेगा, और कोशिश करें बैकलॉग कम से कम कवर हो। अब ये मैं बोलूँगा कि बैकलॉग हो ही ना, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, हर किसी का होता है, मेरा भी क्रिएट हुआ है बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ जो मैं बोलूँगा कि टाइम टेबल होना ज़रूरी है। अब ये याद रहे कि आपका एक मंथली टाइम टेबल हो, एक आपका वीकली और मेरा एक डेली हो। याद रहे कि डेली टाइम टेबल ना किसी का भी पूरा नहीं होता, लेकिन वीकली जो होता है ना वो टॉपर्स का पूरा हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को देख के चलना है अपने साथ। डेट्स अ वेरी गुड टिप जो उन्होंने दी है। और मैं बच्चे को हमेशा बताता हूँ कि भाई टाइम टेबल इज़ समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप टाइम टेबल बेशक फॉलो नहीं कर पा रहे, बट खुदारा बनाओ तो सही ना। अगर आप देखो, एक बच्चा वो होता है जो टाइम टेबल बनाता ही नहीं है, वो इंतहाई गलत काम कर रहा है उसके मुकाबले में जो एटलीस्ट बनाता है और फॉलो नहीं करता। क्यों? अगर आप टाइम टेबल बनाते हो ना तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ हर्ट करती है कि यार मैंने सुबह 9 बजे पढ़ना स्टार्ट करना था, अभी 12 बजे मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ। आपको ये हर्ट करेगा, नॉर्मल सी बात है ना, हर्ट करना चाहिए आपको कि यार 9 बजे मैंने पढ़ाई स्टार्ट करनी थी और ये 12 बजे तक मैं फारिग क्यों बैठा हुआ हूँ, तो ये आपको हर्ट करेगा। आप टाइम टेबल बनाओ, अगर डेली कवर नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उसका पोर्शन कवर करोगे, और एक एक कतरा बन के ही बारिश का आपके पास जो है ना बारिश होना स्टार्ट होती है। तो जब तक आप एक एक कतरा नहीं बनोगे, आप एक एक उसके ऊपर अपने स्टेप को नहीं लोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई टाइम टेबल्स इज समथिंग एक्सट्रीमली क्रूशियल। और जैसे इन्होंने कहा कि डेली टाइम टेबल अपना अलग बनाओ, वीकली अपना एक जहन में गोल रखो कि भाई इतने टॉपिक्स को कवर करना है वीकली, इतने चैप्टर्स को कवर करना है वीकली। उसके अलावा अपना एक मंथली अलग बनाओ कि भाई इस मंथ के अंदर मैंने इतने टॉपिक्स को कवर कर लेना है, ये मेरे टेस्ट आ रहे हैं, इनके टारगेट्स मेरी पूरे हो जाने चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपने लाजमी तौर पे फॉलो अप करनी है। लास्ट के अंदर एक और क्वेश्चन कि आपके बैच थ्रू आउट द जो एप्टीट्यूड बैच था आपको कैसा लगा, क्या सिनेरियो था, एंड हु वाज योर फेवरेट टीचर एंड हाउ यू कोप अप विद ऑल दोज थिंग्स? फेवरेट टीचर आई वुड से सर बिलाल ज़िया रहे मेरे शुरू से ही, क्योंकि उन्होंने जो है ना मेरे एक पर्सपेक्टिव पूरा चेंज कर दिया। बिकॉज जब मैं स्कूल में था तो आई थॉट के जो टीचर्स होते हैं मोस्टली दे आर टीचिंग बिकॉज उनको कोई और अदर जॉब मिली नहीं होती, लेकिन सर बिलाल ने उस कॉन्सेप्ट को ना मॉडिफाई किया। उन्होंने दिखाया कि नहीं, ऐसे भी टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं एंड यू गाइज एज वेल। और जो रही बात उसकी सिस्टम की, इट वॉज़ वेरी गुड। जो टेस्टिंग सिस्टम था और बाकी तमाम चीज़ें ऑल वर अप टू द मार्क। थैंक यू सो मच रमीज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और सर बिलाल को आपने फेवरेट कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इसका यार। सर हाशिम को आपने फेवरेट नहीं कहा, बट चलें खैर है, कोई मसले की बात नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कहते हुए बस एंडिंग अपने रिमार्क्स के अंदर कि रमीज़ कामरान स्कोर दी 96 नंबर्स और ये थ्रू आउट दी पाकिस्तान के हाईएस्ट थे। किसी इदारे ने इतना स्कोर नहीं कर सका। वो तमाम इदारे जो कहते थे कि हमारे पास 10-10 कैंपसेस हमने खोल के बैठे हुए हैं या हमारे पास लार्जेस्ट एप्लीकेशन मौजूद है, और वो इतने ज़्यादा खौफज़दा थे कि बाकायदा वो थ्रेड्स भी करते थे, वो बाकायदा चीज़ें भी करते थे, डिफरेंट लोगों के पास हमारे पास आई। तो मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि एक बच्चे ने जिसने एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ा, एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में गया और बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज से, कोई मतलब उसके अंदर ये नहीं कि भाई आपने किसी इदारे के पास जाओगे तो कामयाबी हासिल करोगे। मेरे पास अक्सर बच्चे आके मुझसे एक बात कहते हैं, मैं उसको भी क्लैरिफाई करूँगा कि सर अगर मैं आपसे तालीम हासिल कर लूँ तो क्या मेरा 90+ स्कोर आएगा, क्या मैं भी रमीज़ कामरान बनूंगा? नहीं। आप मेरे पास अगर ये सोचे कभी भी आओगे तो गलत कर रहे हो। बेटा एज अ टीचर आपके हाथ में होता है अपनी तरफ से मेहनत करना, एक बच्चे के हाथ में होता है उसने कैसे अपनी मेहनत करनी है। जब ये 2 लोग मिलते हैं तभी मेहनत बनती है। ऐसा नहीं होता कि यार कोई टीचर पूरी बैठ के मेहनत करेगा। अक्सर लोग आके मुझसे, लिटरली बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा, मेरे पास पेरेंट्स आके ये कहते हैं कि सर अगर मैं आपके सिस्टम में आ जाऊँ या मैं आपके बैच में एनरोल हो जाऊँ या मैं आपसे तालीम हासिल कर लूँ तो क्या मेरी पोजीशन आ सकती है? क्या मैं भी समी अलीशा बन सकता हूँ? क्या मैं भी जहरा बतूल बन सकता हूँ? या मैं भी कोई एनएस के अंदर हाई अचीवर बन सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि देखो बेटा, ये सोच के अगर मेरे पास आ रहे हो ना तो मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस थिंग। मेरा काम अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत करना है, मेरा काम बेस्ट फैकल्टी को हायर करना है, मेरा काम पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स को आपके लिए लेकर आना है। मैं इन चीज़ों पे वर्किंग कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे सकता हूँ। मैं द पॉइंट इज दैट मेरा काम मेरी तरफ से बेस्ट देना है, मैं उसको ऊपर बेस्ट दे सकता हूँ। एक बच्चे का ये काम होता है कि वो भी साथ में बेस्ट करे। तालीम दोनों हाथों से बचती है। अगर ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ सिंसियर होंगे ना तो तालीम के अंदर बिल्कुल एक बहुत बड़ा आप एक बॉम्ब क्रिएट कर सकते हो। आप तालीम के अंदर एक बहुत बड़ा एक नाम अपना पैदा कर सकते हो, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन, आई पर्सनली बिलीव। सो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा रमीज़ कामरान को कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला, उन्होंने आप तमाम लोगों के लिए वक्त निकाला। ये तमाम बच्चों की फरमाइश के ऊपर ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट हम कर रहे थे। सो
लॉट्स ऑफ थैंक फॉर रमीज़ कामरान, उनकी फैमिली के लिए कि उन्होंने रमीज़ कामरान को यहाँ तक पहुँचाया, एंड स्पेसिफिकली थैंकफुल टू ऑल माई टीचर्स के जिनकी वजह से रमीज़ कामरान ने पोजीशन स्कोर करी। इधर उसमें किसी का भी हाथ हो, कोई भी कामयाबी जो आपको मिलती है उसके अंदर तमाम लोगों का हाथ होता है। छोटे छोटे एफर्ट्स हर एक के होते हैं, चाहे वो उस दिन उन्होंने कोई पानी पिलाने वाला हो, चाहे उनकी किसी किस्म की हेल्प करने वाला हो, तो एफर्ट्स हर एक के मैटर करते हैं। कोई भी इंसान सेल्फ मेड नहीं होता दुनिया के अंदर। इंसान को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की हेल्प की नीड होती है, बहुत सारे लोगों की एफर्ट्स की नीड होती है। बेतहाशा आप चीज़ों को लेते हो। तो ऑल दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।